हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम दिसंबर 2015 के प्रश्न पत्र तृतीय को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप मुझे उस बुक का नाम कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ गए हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं बुक आपको एक साथ दे दूँ, तब भी आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ये सारी जो वीडियो हैं उसकी लिंक आपको कमेंट कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सैंधव सभ्यता से महाजनपद काल तक के काल से संबंधित। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न वैदिक यज्ञों में से किन राजत्व के साथ सीधा संबंध है? तो राजत्व के साथ सीधा संबंध है अश्वमेध, राश्रु और वाजपेयी यज्ञ का। राश्रु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी नामक यज्ञों का राजत्व से सीधा संबंध होता है। वाजपेयी एक प्रकार का श्रोत यज्ञ है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह यज्ञ केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा ही करणीय है। रथ दौड़ इस यज्ञ का आवश्यक अंग होता है। अश्वमेध यज्ञ मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ होता है। इसे वही सम्राट कर सकता है जिसका अधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते हों, जबकि राश्रु यज्ञ में धरती के एक निश्चित भाग को जीतकर वहाँ के राजाओं से कर वसूल करके यज्ञ किया जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो उनके द्वारा श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे। बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य कौशल राज्य में थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी, और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? जो भिक्षुणी संघ था उनकी प्रधान थी चंदना। कौन थी? चंदना थी। जनमत के अनुग्रह पर महावीर स्वामी द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। प्रारंभिक संघ के समय महावीर के 1,59,000 श्रवक या भिक्षु थे। 3,18,000 श्रविकाएँ या भिक्षुणी थीं। यह तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा धर्म संघ था। भिक्षु संघ का नेतृत्व इंद्रभूति और भिक्षुणी संघ का जो प्रमुख राजकुमारी हैं वो चंदना बाला या चंदना करती थीं। 36 वंशज होने के कारण किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो क्षत्रिय वंशज होने के कारण अजातशत्रु के द्वारा भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेषों पर हिस्सेदारी का दावा किया गया था। मगध के शासक अजातशत्रु का शासनकाल 422 से 460 ईसा पूर्व तक था। इन्होंने क्षत्रिय वंशज होने के कारण बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्से की जिम्मेदारी या दावा किया था। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित 8 स्तूप हैं। पहले आता है मगध में अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया था, वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा, कपिलवस्तु में शाक्य के द्वारा और अलकप में बुलिये के द्वारा, रामागम में कोलिये द्वारा और बैठ द्वीप पर एक ब्राह्मण के द्वारा, पावा में मल्ल के द्वारा और कुशीनगर के मल्ल ने बनवाए थे। तो भगवान बुद्ध के अवशेषों को 8 अलग अलग मठों के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला आता है मगध में अजातशत्रु ने रखा था, वैशाली में लिच्छवियों ने, कपिलवस्तु के शाक्य ने, अलकप के बुली ने, रामागम के कोलिये ने, बैठ द्वीप के ब्राह्मण ने, पावा के मल्ल ने और कुशीनारा के मल्लों के द्वारा इन मठों का निर्माण करवाया गया था, स्तूपों का निर्माण कराया था। नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, इसमें कथन कारण बताना है। कथन कहता है कि वीरशैव संप्रदाय जाति प्रथा एवं ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरोधी एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। तो पहला सही हो जाएगा। इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं ब्राह्मणोत्तर वर्ग के थे, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। वीरशैव संप्रदाय जाति प्रथा एवं ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था, यह कथन सही है। किंतु जहाँ तक कारण का प्रश्न है, इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं ब्राह्मण वर्ग के थे, यह कथन गलत है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के भारत के इतिहास के प्रश्न। पहला कहता है, महाभारत युद्ध के लिए
3101 ईसा पूर्व तिथि का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये बताते हैं पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख बताता है कि जो महाभारत का युद्ध है वह 3101 ईसा पूर्व तिथि में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है तथा इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख इसी अभिलेख में हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? तो ये किया गया है मामूलनार के द्वारा। मामूलनार ने मामूली सा धन संगम वंश के पास था, तो संगम लेखक मामूलनार ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। यह धन का अत्यंत लोभी था। कथा सरित सागर में नंद की 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। तमिल लेखक मामूलनार ने भी इसका उल्लेख किया है कि नंदों ने अपने कोश गंगा की धारा में छिपा कर रखा था। नेक्स्ट आते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? तो सिक्के चलवाए गए थे लक्षणाध्यक्ष के द्वारा। कौन होते थे सिक्कों के प्रचलन के लिए जिम्मेदार? लक्षणाध्यक्ष होते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष, पर्णाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, जबकि सौवर्णिक राज्य के प्रधान आभूषण व्यापारी होते थे और अक्षपटलाध्यक्ष भू राजस्व आलेख विभाग का अधीक्षक होता था। तो जो अक्षपटलाध्यक्ष था ये क्या था? भू राजस्व आलेख विभाग का अधीक्षक। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृव्रत विचारों का उल्लेख है? तो राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृव्रत विचारों का उल्लेख मिलता है पृथक कलिंग अभिलेख में। पृथक कलिंग अभिलेख में मिलता है। अशोक के प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृव्रत विचारों का उल्लेख मिलता है। इसमें स्पष्टतः अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपत्तनम को निम्न नाम से जानते थे। तो इनको कहा जाता था फुहार। कावेरीपत्तनम को जो संगमकालीन लेखक हैं वो क्या कहते थे? फुहार कहते थे। मतलब क्योंकि वहाँ पे कोहरा रहता था, फुहार चलती रहती थी, फुहार कहा जाता था। संगमकालीन साहित्य की प्राचीन बंदरगाह कावेरीपत्तनम का उल्लेख पुहार नाम से किया गया है। पुहार का कावेरीपत्तनम एक विशाल वाणिज्य केंद्र था जिसका टॉलमी ने खवेरिश के रूप में उल्लेख किया है। मतलब यहाँ पे खबर थी कि भैया पुहार चलती है, तो किसने कहा है? टॉलमी ने इसको खवेरिश कहा है। पुहार में यम लोग बड़ी संख्या में रहते थे। जो यमन के लोग थे वो यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते थे। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्रंथ और उनके लेखक बताइए। कुरल का संबंध है किससे? तो ये तिरुवल्लुर से संबंधित है। कुरल का संबंध है तिरुवल्लुर से। तिरुमेरु का संबंध है नंबी आंड्यार नंबी से। नंबी आंड्यार नबी से संबंधित है तिरुमुरे का। शिल्पाधिकारम का संबंध है एंग्लो अडिगल से। शिल्पाधिकारम का संबंध है एंग्लो अडिगल से। और मणिमेखले का संबंध है सतनार से। मणिमेखले का संबंध है सतनार से। ग्रंथ कुरल ये तिरुवल्लुर से संबंधित है, तिरुवल्लुवर से संबंधित है। तिरुमेरु का संबंध है नबी अड्यार नबी से। शिल्पाधिकारम का संबंध है एल्गो अदिगल से। शिल्पाधिकारम का संबंध है एल्गो अदिगल से। मणिमेखले का संबंध है सतनार से। मणिमेखले का संबंध किससे है? सतनार से है। मतलब 7 लोगों को मिली है मणियाँ, हमें को नहीं मिली। 7 नार को मिली है मणियाँ, तो मणिमेखले का संबंध है सतनार से। शिल्पाधिकारम शिल्प से बनाई गई है। इंगालो अदिगल मतलब गलेगी भी नहीं, शिल्प से बनाई गई है, गलेगी नहीं। तिरुमुरी तिरुमुरी का संबंध है नबी आड्यार नबी से। तिरुमुरे। और कुरल का संबंध है, कूलर लगाएंगे तिरुवल्लुवर में, तिरुवल्लुवर में कूलर लगाया जाएगा। इसको वैसे ही थोड़ी थोड़ी ट्रिक से याद किया जा सकता है। 4वीं से 12वीं शताब्दी तक के भारत से संबंधित प्रश्न। स्नान किन प्राचीन भारतीय संस्कृत का दूसरा नाम है? तो स्नान का संबंध है समापवर्तन से। किससे संबंधित है? स्नान का एक भारतीय प्राचीन संस्कार है
जिसका अर्थ है समापवर्तन। स्नान समापवर्तन प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समापवर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था, मतलब अपने बालों को दान करते थे, फिर उन्हें स्नान कराया जाता था। यह स्नान समापवर्तन संस्कार के तहत होता था, जिसमें सुगंधित पदार्थ एवं आयुर्वेदिक युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में विशेष मंत्रोच्चारण के साथ 8 घरों के साथ जल से स्नान कराने का विधान था। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं बनी हुई हैं। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं इनका संबंध है शैव धर्म से। एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध है शैव मूर्तियों से। एलिफेंटा मुंबई में स्थित समुद्र से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित एक गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। यहीं से 2 बुद्ध मूर्तियाँ और यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस नरेश का जन्म उनके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था। तो ये हो जाएंगे राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष। इनका जन्म इनके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम का राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म उनके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था। अमोघ वर्ष विद्या कला के उदार संरक्षक थे। इन्हें कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट आते हैं किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मेहर भोज के शासनकाल में भारत आया था। तो इनका नाम है सुलेमान। कौन है? सुलेमान है, जो कि प्रतिहार नरेश मेहर भोज के शासनकाल में भारत आए थे। मेहर भोज प्रथम 836 से 885 में रहा है। प्रतिहार वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। कलहड़ एवं अरब यात्री सुलेमान के विवरणों में भी इसके काल की घटना की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है गलछुरी नरेश गांगे देव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह कौन से हैं? तो जो गांगे देव हैं इन्होंने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा को अंकित कराया था। किनकी? लक्ष्मी जी की। कलचुरी नरेश गांगे देव की जो मुद्राएं हैं उन पर लक्ष्मी जी की आकृति उत्कीर्ण है। गांगे देव ही अपने वंश में ऐसा सम्राट था जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। इनके सिक्कों पर उनके नाम के साथ साथ लक्ष्मी की आकृति भी खुदी हुई थी। गांगे देव के सिक्के चांदी, सोने और तांबे तीनों से प्राप्त होते हैं। चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो गुहा मंदिर है चालुक्यकालीन वो है बादामी में। कहाँ पर स्थित है? बादामी में संबंधित है। बादामी में प्रसिद्ध चालुक्यकालीन गुहा मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक मंगलेश ने पूरा कराया था। इसका प्रारंभ कीर्ति वर्मन के समय हुआ था। किसने पूरा करवाया था? मंगलेश ने करवाया था और प्रारंभ हुआ था कीर्तिवर्मन के समय। गुहा है तो गुहा के अंदर जाओगे, कीर्ति चाहिए ना आपको भैया, प्रकाश चाहिए, तो कीर्तिवर्मन ने इसको प्रारंभ करवाया था और वहाँ पे जंगले वंगले लगवाए थे मंगलेश ने, मतलब पूरा करवाया था मंगलेश ने। निम्न खगोल शास्त्रियों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। काला के अकॉर्डिंग को व्यवस्थित करना है। पहले आते हैं वाराह मिहिर, फिर आते हैं उनके बाद ब्रह्मगुप्त, फिर भोज और फिर चौथे आते हैं भास्कर। तो पहले कौन आते हैं? वराह मिहिर, मतलब वराह के अवतार में आए। फिर वो गए कहाँ पे? ब्रह्मा जी के पास, वहाँ पे भोजन किया और वहाँ पे उनको कुछ दैनिक भास्कर की न्यूज़ सुनाई। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भोज और भास्कराचार्य। वाराहमिहिर 5वीं से 6वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका की रचना की है। ब्रह्मगुप्त 598 से 668 तक रहे हैं, जो कि गणितज्ञ एवं तात्कालिक गुर्जर प्रदेश में स्थित उज्जैन के अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक की रचना की है। किसने की है? ये ब्रह्मगुप्त ने की है। तो ब्रह्मगुप्त ब्रह्म के स्फुट सिद्धांत बताया है ने, और जो पूरे खंड हैं वो भी इनके द्वारा ही बताए गए हैं, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं भास्कराचार्य। यह भास्कर द्वितीय, ये 1114 से 1185 तक रहे हैं। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे, ज्योतिषी थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की है भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट आते हैं नाटककार। भावभूति को निम्नलिखित में से
किन रचनाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है? जो भावभूति हैं इनके द्वारा लिखी गई है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र। लेकिन रामचरित्र इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। भावभूति ने लिखा है महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र। संस्कृत के महान कवि एवं श्रेष्ठ नाट्यकार भावभूति 3 नाटक प्राप्त होते हैं इनके। पहले आता है महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित और मालती माधव। जबकि जो संध्याकर नंदिनी है इनके द्वारा रामचरित ऐतिहासिक संस्कृत काव्य की रचना की गई है। इसमें पाल वंशीय शासक रामपाल की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। नाट्यशास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्रा कर्ण निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रदर्शित होती है? जो कर्ण की मुद्रा है, नाट्य की मुद्रा है, वो प्राप्त होती है बृहदेश्वर मंदिर से। नाट्यशास्त्र में स्थित जो नाट्य मुद्रा है कर्ण, वो कहाँ से प्राप्त होती है? बृहदेश्वर मंदिर से प्राप्त होती है। नाट्यशास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्रा कर्ण, यह बृहदेश्वर मंदिर से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताने हैं। दार्शनिक संप्रदाय हैं और उनसे संबंधित संस्थापक हैं। न्याय संप्रदाय से संबंधित हैं गौतम, पूर्व मीमांसा से संबंधित हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा से संबंधित हैं बद्रायण का संबंध है, वैशेषिक दर्शन का संबंध है कर्नाट से। तो सभी सही हो जाएंगे। कौन सा गलत हो जाएगा? सी गलत है। भारतीय दर्शन का आदि स्रोत वेद में माने जाते हैं। यद्यपि वेद आधुनिक अर्थ में दर्शन ग्रंथ नहीं है, इसमें तो उस समय के भारतीय जीवन के अनेक विषयों का काव्यात्मक विवरण सम्मिलित है। भारत के 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं। पहला आता है न्याय, इसकी प्रेरणा गौतम जी रहे हैं। इस दर्शन में तर्क प्रणाली का आलंबन किया गया है। यह ईश्वर को निमित्त कारण मानता है। नेक्स्ट आता है वैशेषिक दर्शन, इस दर्शन के प्रणेता कणाद हैं। इसमें पदार्थों और द्रव्यों की विवेचना की गई है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा, इसके जैमिनी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह दर्शन कर्मकांड की व्याख्या करता है। इसकी दृष्टि से सृष्टि सत्य है और ईश्वर निरर्थक है, इसलिए इससे उसे नहीं मानता। नेक्स्ट आते हैं उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक रहे हैं व्यास। यह जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं। फिर आता है योग, इसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। विशेष तथ्य छंदों में दार्शनिक विचार भी उपलब्ध हैं। इसके आगे चलकर भारतीय दर्शन का विकास हुआ। वैदिक साहित्य के विकास की एक निश्चित श्रृंखला है। साहित्य मतलब इसमें संहिता, ब्रह्म, आरण्यक, उपनिषद, उपरोक्त दर्शन में सभी दर्शन आस्तिक हैं क्योंकि वेदों को मानते हैं। बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए ये नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो आस्तिक कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये आस्तिक हैं। जबकि नास्तिक हो जाएंगे बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि दर्शन। मंदिर की पांड्य शैली का चरमोत्कर्ष निम्नलिखित मंदिर संकुल में हुआ था। कहाँ से हुआ है? तो श्रीरंगम से हुआ था। मंदिर की पांड्य शैली का चरमोत्कर्ष श्रीरंगम मंदिर से प्राप्त हुआ है। श्रीरंगम नगर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट कावेरी और कोलेरू नदी के विभाजन में एक द्वीप पर स्थित है। यह 17वीं सदी में इतिहास का एक विशाल एवं भव्य विष्णु मंदिर अवस्थित है, जो कि पांड्य शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। मंदिर वेबसाइट के अनुसार श्रीरंगम को दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर माना जाता है, क्योंकि अंकुरवाट दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन गैर क्रियाशील हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट आता है भारत 1206 से 1526 तक के प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि खिज़्र खां और मलका-ए जहां दावतें उड़ाने और रंगरलियां मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं देते थे। सुल्तान को लगा कि उनकी बीमारी की वजह से उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उनका दिल टूट गया। उन्होंने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और इसका स्रोत क्या है? तो ये जो बात कही गई है वह तारीख़ फरिश्ता में इसके स्रोत हैं और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बात कही गई है। खिज़्र खां और मलका-ए जहां दावतें उड़ाते और रंगरलियां मनाने में लगे रहते और सुल्तान के इलाज और
तीवारदारी में कतई ध्यान नहीं देते। सुल्तान को लगा कि उनकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उनका दिल टूट गया। उन्होंने खुद को इनसे अलग थलग कर दिया। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है और इसका स्रोत तारीख़ फ़रिश्ता है। तारीख़ फ़रिश्ता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए। पहला है फ़क्र ए मुदव्विर का संबंध है अबाब उल हव सुजात से। सही है। फवाब ए मुदव्विर का संबंध है अबाद उल हव व सुजात से। मोहम्मद कबीर का संबंध है अफसाना-ए शहान से। अफसाना-ए शहान से संबंधित है मोहम्मद कबीर। फिर आते हैं जियाउद्दीन, इनका संबंध है फतवाए जहांदारी से। सदीउद्दीन मोहम्मद औफ़ी ये खुज़ाइन उल फितूल से संबंधित हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अबाब अल हव सुजात के लेखक फ़क्र ए मुदव्विर हैं। फ़क्र रहती है उनको, तुम्हारी जितनी जब हर वगैरह खाते हो उनके लिए फ़क्र रहती है, तो फ़क्र ए मुदव्विर। मोहम्मद कबीर ने अफसाना ए सहान लिखा है। सहन कर लेती हैं कबीर हर चीज़ों को सुन के, तो अफसाने सहान लिखा गया है मोहम्मद कबीर ने। जियाउद्दीन बरनी के द्वारा फतवाए जहांदारी लिखी है। जबकि जो खज़ाइन उल फितूल हैं यह अमीर खुसरो की रचना है। जबकि जो सदीउद्दीन मोहम्मद औफ़ी हैं इनके द्वारा जवामिउल हिकामत और लुबाबुल अलबाब की रचना की गई है। क्या की है इन्हें? सदीउद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा लुबाबुल अलबाब और जवामिउल हिकामत की इस रचना की गई है। नेक्स्ट आते हैं विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन इसके प्रारंभिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और संसार में शहर के भीतर एक तुरुष्क आवास, एक मस्जिद, एक मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। इसने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन, शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। इस उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण वटनस्टाइन का है। विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन इसके प्रारंभिक शत्रु हिंदू राजे रजवाड़े ही थे और शहर के भीतर एक तुरुष्क आवास, एक मस्जिद, एक मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में यह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह कथन वटनस्टाइन का है। नेक्स्ट आता है तैमूर के आक्रमण के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तैमूर के कुशल कारीगरों ने सिंधु नदी पर एक पीपों का पुल बनाया जिसे 21 सितंबर 1398 को पार किया गया, तो ये सही है। तालमी शहर जो कि मुल्तान से 35 फरसाख की दूरी पर है, यह हिंदू मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। साल्ट रेंज कोह ए जूड़ी के मुकद्दमों और रायों ने तैमूरों को अपना इलाका पार करने में मदद की थी और उनका अनुग्रह प्राप्त किया था, तो ये सही है। शैफुद्दीन अली अज़दी ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए यह तर्क दिया था कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथ में थी, यह कमज़ोर थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तालमी शहर जो कि मुल्तान से 35 फरसाख की दूरी पर स्थित है, यहाँ हिंदू एवं मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। सिर्फ उक्त विकल्प गलत है क्योंकि यह विकल्प सही है। नीचे दिए गए कथन बताइए। कथन कहता है कि किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफ़गान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुनिश्चित रहे और सुरक्षित रहे, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तैमूर के क्रूर आक्रामक तरीक़ों से किए गए उसके पुरनियान कलातियान नामक 2 अफ़गान जनजातियों के विनाशी व नरसंहार ने उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे और आर
एक ही सही व्याख्या करता है। किलों के निर्माण एवं जनजातियों को दंडित करके तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे, क्योंकि तैमूर के क्रूर एवं आक्रामक तरीकों से किए गए पुर्नियान एवं कलातियान नामक 2 अफगान जातियों के विनाश और नरसंहार ने उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया। अतः स्पष्ट है कि कथन कारण दोनों सही हैं और उसके पुष्टिकरण भी ये सही करता है। भारत 1526 के बाद के प्रश्न। ये शरारती लोग अपने खजाने से कुछ पैसा खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। ये कथन किसने मशहूर किया था? तो ये फरीद के द्वारा कहा गया है, जो बादशाह बाद में शेरशाह से संबंधित था। फरीद के द्वारा कहा गया है, बाद में शेरशाह ने कहा। ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। यह कथन फरीद उर्फ शेरशाह से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अमीर हाजिब जेब प्रबंधन करेंगे, है ना, मुख्य प्रबंधन से संबंधित है। मीरे अर्ज, ये तुम्हारी अर्ज मतलब किससे संबंधित है? अस्त्र विभाग से, मतलब केंद्र में सेना के प्रमुख कहलाएंगे ये। मुदविर का संबंध है लेखाकार से, और जो बरीद हैं वह गुप्तचर अधिकारी होते थे। पहले आते हैं अमीर ए हाजिब, इनका संबंध है मुख्य प्रबंधक से। मीर ए अर्ज का संबंध है केंद्र में सैन्य के प्रमुख होने से, और मुशरिफ का संबंध है लेखाकार से, और जो बरीद हैं इनका संबंध है गुप्तचर विभाग से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए। चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम, भक्ति तथा गीत नृत्य सम्मिलित हैं, जो कि हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान हरि की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। तो पहला सही है। अब्दुल वाहिद विलग्रामी का हकायत ए हिंदवी वैष्णव संतों के भक्ति गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है, तो ये सही हो जाएगा। कर्नाटक की महादेवी अक्का, कश्मीर की लल्लेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान को प्रेम करने की उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षाओं का दुनियादी शादी से मेल बैठाना संभव नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार कर एक शुद्धतावादी आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये गलत हो जाएगा। कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तन को अस्वीकार कर शुद्धतावादी आंदोलन की शुरुआत की थी, यह कथन गलत है। सन 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया, इसलिए किस फारसी ग्रंथ में फतेह नाम का पूरा उद्धरण दिया गया है? तो फतेहनाम क्या होता है ये बताया है मुनशात ए नमकीन में। मुनशात ए नमकीन में इसको बताया गया है। मुनशात ए नमकीन नामक फारसी ग्रंथ 1568 में अकबर द्वारा जारी चित्तौड़ के फतवानामा के विषय में पूरी जानकारी देता है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें पहले आते हैं निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश का संबंध है 1489 से 1686 तक। कुतुब शाही राजवंश का संबंध है 1512 से 1687 तक। आदिल शाही राजवंश का संबंध है 1489 से 1486। मराठा का संबंध है 7वीं शताब्दी के मध्य से। देखो, जो निजाम शाही राजवंश है ये 1489 से स्टार्ट होकर 1636 तक चला है। फिर आते हैं कुतुब शाही वंश 1512 से 1687 तक। आदिल शाही राजवंश 1489 से 1686 तक रहा है। मराठा राजवंश 7वीं शताब्दी की मध्य में आया था, या मध्य में चरमोत्कर्ष पहुंचा था। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो क्या कहलाता था? जब मुख्य काजी है शाही कैंप के साथ चलता था तो उसे कहा जाता था काजी अस्कर। तो काजी अफसर नहीं कहा जाएगा बल्कि काजी असगर कहा जाएगा। अस्कर। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो वह काजी अस्कर कहलाता था।
ग्राम समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, बताइए। ग्राम समुदाय वर्नियर के अनुसार भारतीय किसान स्वीकृत नहीं थे, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग्राम समुदाय आंतरिक विरोधाभास एवं अंतः शोषण से भरा हुआ था, ये सही है। उच्च वर्गीय किसान उत्तर भारत में खुद काश्त, राजस्थान में घरूहरा और महाराष्ट्र में मीरासदार के नाम से जाने जाते थे। तो उच्च वर्गीय जो किसान थे उत्तर भारत में इनको कहा जाता है खुद काश्त, राजस्थान में इनको कहा जाता है घरूहरा, महाराष्ट्र में कहा जाता था मीरासदार। निम्न वर्गीय जनसंख्या फसल के साथ खेतों में काम करने के लिए सुरक्षित थी, इसमें बेगार भी कराई जाती थी इनसे, तो ये भी सही है। ग्राम समुदाय आंतरिक विरोधाभास एवं शोषण से भरा हुआ था। उच्च वर्गीय किसान उत्तर भारत में खुद काश्त, राजस्थान में घरूहरा और महाराष्ट्र में मिरासदार के नाम से जाने गए हैं। और तीसरा कथन, निम्न वर्गीय जनसंख्या फसल के खेतों में काम करने के लिए सुरक्षित थी, इसमें बेगार भी कराई जाती थी। ये तीनों ही कथन सही हैं। वर्नियर के अनुसार भारतीय किसान स्त्रीकृत थे। नेक्स्ट आता है सूची कथन और कारण बताने हैं। कथन कहता है कि 1574 में अकबर ने अमीरों, नौकरशाहों, सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवा तंत्र में बदल दिया था। यह मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन एवं सैन्य दल के आकार को इंगित करता था। पहला सही हो जाएगा कथन। तर्क करता है कि व्यवहारिक स्तर पर कुछ बहुत छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी शेष अधिक मनसबदार थे और किसी अधिकारी की पद अवनति इस तथ्य से निर्धारित होती थी कि उनके अधीन कितने मनसबदार बढ़ाए या घटाए गए हैं, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। और जो तर्क है वह कारण की सही व्याख्या करता है। प्रश्नगत अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं। मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन, सैन्य दल के आकार को इंगित करता है। किसी अधिकारी की पदोन्नति इस तथ्य पर आधारित थी कि उसके अधीन कितने मनसबदार बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कहता है कि झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से दिन की शुरुआत करना देवीय आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है, तो पहला सही है। दूसरा, दर्शनीय संप्रदाय की इस नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि वे बादशाह के दर्शन से ही अपने दिन की शुरुआत करते थे, तो ये भी सही है, लेकिन तर्क कथन की सही व्याख्या नहीं करता। झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से दिन की शुरुआत करना देवीय आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक था। यह अभिकथन सत्य है और जहाँ तक तर्क है का प्रश्न है वह भी सही है, किंतु अभिकरण तर्क दोनों की कोई तदात्म नहीं है। नेक्स्ट आता है वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा है, तो वतन जागीर क्या है, एक आम शब्दावली है। वतन जागीर की आय का भाग भू राजस्व का हिस्सा है। वतन जागीर मुख्यतः राजपूतों को प्रदान की जाती थी। इसमें प्रायः उनका अपना क्षेत्र उन्हें जागीर के रूप में दे दिया जाता था। इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान की मुगल भारत की जनसंख्या 16 से 1750 तक 125 मिलियन पर स्थिर रही, तो यह तर्क देते हुए अस्वीकार किया था कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया है। इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान की मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 में 150 मिलियन पर स्थिर रही है। यह तर्क देते हुए अस्वीकार किया था कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। अकबर के दरबार में जो पहला साहित्यकार हुआ था वह उनके दादा द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद था। पहला सही है। बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था, जो बैरम खान के पुत्र और तुर्की भाषा के कवि थे, ये भी सही हो जाएगा। हिंदवी को सूर सुल्तानों जो कि 1540 से 1555 तक थे, इन्होंने अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया था।
बताया जाता है कि यह प्रथा लोधी सुल्तानों ने शुरू की थी। बाबर कहता है कि शायद अफ़गान फ़ारसी नहीं बोल पाते थे, ये भी सही है। नेक्स्ट आता है डी। अकबर के दरबार में शेख याकूत फ़ारसी के उन महान विद्वानों में से एक था जो कि ईरान से आकर भारत में बस गया था। ये गलत है। अकबर के दरबार में शेख याकूत सरफ़ी फ़ारस के उन महान विद्वानों में से एक था जो ईरान से आकर भारत में बस गए थे। यह उक्त विकल्प सही नहीं है। गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था जो कि 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहां 2.5 वर्ष तक रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी शाही महिला इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी? तो जो अकबर की मां है हामिदा बानो बेगम, वो इस शिष्टमंडल में नहीं गई थी। गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था जो कि 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहां पर 2.5 वर्षों तक रहा था। इस शिष्टमंडल में गुरनार आगा, सलीमा सुल्तान, कुलसून खानम सदस्य थीं, जबकि हामिदा बानो बेगम इस शिष्टमंडल की सदस्य नहीं थीं। भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन है, इसमें रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया था। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरी भगवद गीता की मराठी की एक टीका है, तो ये भी सही है। जो ज्ञानेश्वर हैं उनका भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी भगवद गीता का मराठी व्याख्या टीका है, ये सही है। चैतन्य के शिष्य चंडीदास ने अपनी पुस्तक चैतन्य भगवत में बताया है कि चैतन्य किस तरह से निम्न जाति के लोगों से मिलते जुलते थे, तो ये गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा। 7वीं सदी के एक सूफी संत मिरात उल असरार में कबीर को एक फिरदौसी सूफी बताया गया है, तो ये सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन से संबंधित उक्त कथन में पहला, रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकृति नहीं दी थी, ये सही है। ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी भगवद गीता को मतलब मराठी में टीका है, तो ये भी सही है। 7वीं शताब्दी के एक सूफी ग्रंथ मिरात उल असरार में कबीर को एक फिरदौसी बताया गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मुगलों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। फतेहपुर सीकरी मेहराबदार धरनी स्तंभदार शैलियों का कुशल पूर्वक सम्मिश्रण है, तो पहला सही हो जाएगा। आगरा के किले एवं फतेहपुर सीकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री थी, तो ये भी सही हो जाएगी। फतेहपुर सीकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी, ये गलत है। अकबर का अपना स्वयं का मकबरा सिकंदर में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, ये सही हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में फतेहपुर सीकरी मेहराबदार धरनी स्तंभ शैलियों का कुशलपूर्ण सम्मिश्रण है। अकबर का स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। आगरा के किले फतेहपुर सीकरी के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री थी, ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। जबकि फतेहपुर सीकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी, यह गलत है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है, तो ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा ऐसी ही मुगलकालीन स्थापत्य है जिसकी प्रेरणा ईरानी वास्तुकला है और इसकी मूर्ति रूप भारतीय है। नेक्स्ट आता है चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। चित्रकला की जो संबंध है उसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला, मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर मुसलमानों का रुख अपेक्षा कम सख्त है, तो ये सही है। हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच विशेषकर निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी करने की प्रथा पहले से मौजूद थी, तो ये सही है। मुगल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया और असल में आरंभ में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी जिसमें
रेखाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ब्यौरा की बारीकी पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस संदर्भ के प्रति सुचिंतित निरपेक्षता होती थी, तो ये सही है। मशहूर चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली काबुल से अकबर के साथ भारत आए थे, तो अकबर के साथ नहीं आए थे, गलत हो जाएगा, हुमायूं के साथ आए थे। मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला के प्रति मुसलमानों का दृष्टिकोण सरल है। हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी प्रथा पहले से ही विद्यमान थी। मुगल बादशाहों द्वारा जिन लघु चित्रों की कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया है, वह प्रारंभ में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी। ये सारे कथन सत्य हैं, जबकि चित्रकार अबुल समद और जो मीर सैयद हैं वह हुमायूं के साथ आए थे। 18वीं सदी प्रादेशिक इतिहास की प्रस्तुति में अत्यंत समृद्ध रहा है। निम्नलिखित फारसी किताबों का मिलन उस क्षेत्र से किया जहाँ पर वह किताब केंद्रित थी। तो पहले आती है फारसी किताब और उनसे संबंधित क्षेत्र। खुलासत अल तारीख संबंधित है बंगाल उड़ीसा से। कहाँ से संबंधित है? बंगाल और उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं मिरात उल हकीकत, ये हकीकत बताई है गुजरात, दिल्ली और आगरा वालों की। रियासत उल सलातीन, सालों लग जाते हैं भैया बंगाल बिहार उड़ीसा में जाने में, बंगाल बिहार उड़ीसा। तोहफात अल किराम का संबंध है सिंध से। तो खुलासत उल तारीख खुल गया है सब उड़ीसा और बंगाल में। मिरात उल हकीकत गुजरात, दिल्ली और आगरा से संबंधित है। रियासत उल सलातीन यह बंगाल बिहार उड़ीसा से संबंधित है। तोहफात उल किराम इसका संबंध है सिंध से। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताने हैं। कथन कहता है कि मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों द्वारा तकनीक के विकास, मशीनीकरण की उपेक्षा के अनेक कारण थे। तो पहला सही है। तर्क कहता है कि किसी भी सुधार में जोखिम था और उसके लिए पूंजी की ज़रूरत भी थी। हिंदुस्तानी कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वे ऐसी किसी कोशिश में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीकी सुधार का दायरा वहीं तक सीमित रहा जो राज्य या कुछ धनी व्यापारियों द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी सही है और तर्क कारण की सही व्याख्या करता है। मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों द्वारा तकनीकी का विकास, मशीनीकरण की उपेक्षा के अनेक कारण थे। यह कथन सही है, किंतु दिया गया तर्क उक्त अभिकथन की व्याख्या करता है। ब्रिटिश ताज की स्थापना से संबंधित प्रश्न। किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राममोहन राय के एक ईश्वरवादी सिद्धांत में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी? तो इनका नाम है विलियम एडम। विलियम एडम ने राजा राममोहन राय के एक ईश्वरवादी सिद्धांत की में आस्था व्यक्त की और उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी थे। वे राजा राममोहन राय के साथ मिलकर कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना करते हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा सही नहीं है? मिल अपने समय के एक उपयोगितावादी थे। सही है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारी पर अधिक निर्भर थे। ये भी सही है। उसने माना है कि भारतीय संस्कृति गतिहीन है और इनका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत है। तो ये भी सही है। इनके प्राचीन भारतीय संस्कृति पर विलियम जोन्स और अन्य पाश्चात्यविदों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया है। नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल अपने समय के एक प्रमुख उपयोगितावादी थे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारियों पर अधिक ध्यान देते थे। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति गतिहीन है और इसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? तो ए.ओ. होम कभी इसके अध्यक्ष नहीं रहे, जबकि जॉर्ज यूरे, विलियम वेडरवन और हेनरी कॉटन इसके
अध्यक्ष रहे हैं। A.O. होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम महासचिव थे। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की, जबकि जॉर्ज यूरे ने इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता की थी। विलियम वेडरबर्न ने मुंबई अधिवेशन 1889 में अध्यक्षता की और हेनरी कॉटन के द्वारा मुंबई अधिवेशन 1904 की अध्यक्षता की गई। 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त हुआ था? तो इनका नाम है केसीदास गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी। केसीदास गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी। माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा भारतीयों केसीदास गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। केसीदास गुप्ता और हुसैन बेलग्रामी को। निम्नलिखित युगों में से की गई रियासतों में किन्होंने अपने राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम करवाई थी? तो ये हो जाएंगे मैसूर और हैदराबाद के राजाओं के द्वारा अपनी रियासत में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 1916 को मैसूर के राजा कृष्णराज वडेयर चतुर्थ ने की थी। तत्कालीन भारत का छठवां एवं कलकत्ता का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि आंध्र प्रदेश में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918-19 में कराई गई थी। नेक्स्ट आते हैं बंगाल बिहार के निर्माण को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के निर्णय को 19 जुलाई 1905 को वायसराय कर्जन के द्वारा घोषणा की गई और इसका विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से किस तिथि को एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? तो ये हो जाएगी 20 अगस्त 1917 को। एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 को। एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा 20 अगस्त 1917 को प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की व्याख्या की गई। इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? तो ये हो जाएगा बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर है। माउंटबेटन ने देशी रियासतों के विलीकरण एवं सम्मेलन के लिए 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार किए थे। पहला आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस। यह एक प्रकार का सम्मेलन पत्र है जिस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत रियासत भारतीय संघ में शामिल हो जाता था। इससे पहले बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंडर्ड स्टील एग्रीमेंट यह एक प्रकार से यथास्थिति के लिए सहमति पत्र था। द्वैत शासन डायरकी के बारे में निम्नलिखित में कौन सी आलोचना तर्कसंगत नहीं है? तो द्वैत सिद्धांत यह प्रांत स्तर पर विषयों को दोषपूर्ण विभाजन किया गया था, सही है। मंत्रिमंडलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था, तो ये भी सही है। हस्तांतरित विषयों के लिए वित्त का अभाव था, ये भी सही है। नवनिर्मित मंत्री अनुभवहीन और अयोग्य थे, ये गलत हो जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक नीति से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित किया, उनके में महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया। तो ये हो जाएंगे कौन सा? देव समाज। इन्होंने सामाजिक आर्थिक सुधारों को तो क्रियान्वयन किया है लेकिन महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया, देव समाज ने। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में मद्रास के वीरेशलिंगम पतांदलु द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विधवाओं को दुर्दशा समाप्त करना और देवदासी प्रथा का विरोध करना था। महिलाओं की आर्थिक उन्नति हेतु 1909 में पुणे में
जी के देवधर और रमाबाई द्वारा पूना सेवा सदन की स्थापना की गई। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र द्वारा महिला सुधार हेतु स्थापित किया गया था, जबकि देव समाज 1887 में लाहौर की स्थापना लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। इसका दृष्टिकोण धार्मिक था। इस संगठन ने अपने अनुयायियों को सामाजिक आचार संहिता और नीति शास्त्र अपनाने पर जोर दिया। इस संगठन द्वारा महिलाओं उत्थान की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट आता है विधान परिषद में स्वराजवादियों के प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में कौन सा स्वराजवादियों के प्रवेश से संबंधित सही बताना है। औपनिवेशिक राज्य को समाप्त करने के लिए संघर्ष के तौर पर इसका उपयुक्त मंच के रूप में प्रयोग किया गया था, तो इसी वाला सही हो जाएगा। वस्तुतः दिसंबर में 1922 में गठित स्वराज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य परिषद में रहकर सरकार विरोधी आंदोलन के लिए सरकारी नीति में बाधा डालना था। आर्थिक इतिहासकार की रिपोर्ट सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा द ग्रेट डिप्रेशन। आर्थिक इतिहासकारों की रिएक्टर सारणी में मापा गया सबसे बड़ा भूचाल था द ग्रेट डिप्रेशन। आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया सबसे व्यापक भूचाल द ग्रेट डिप्रेशन से संबंधित है। किस संदर्भ में सर्वोच्चता यह पैरामाउसी शब्द का उपयोग किया जाता है, तो यह ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती राजाओं के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए सर्वोच्चता या पैरामाउसी का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्चता शब्द का उपयोग ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती राजाओं के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता उत्तर भारत। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वान एवं सुधारकों में से कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं है, तो रूढ़िवादिता के समर्थक थे शाह वली उल्लाह, हाजी शियातुल्लाह, जलालुद्दीन उल अफ़गानी, लेकिन विकार उल मुल्क रूढ़िवादिता के समर्थक नहीं थे। विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन है ये? बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। वे मुस्लिम सुधारों में आधुनिकता के समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया है? इनका नाम है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1865 में अंग्रेज़ी ग्रंथों को उर्दू भाषा में अनुवादित करने के लिए विज्ञान समाज की स्थापना की गई। मुसलमानों को अपने विचारों से परिचित कराने हेतु 1871 से 1897 के मध्य तहजीब उल अखलाक अर्थात सभ्यता एवं नैतिकता नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं है? राष्ट्रवादी चित्रकार माइकल मधुसूदन दत्त नहीं हैं, जबकि राजा रवि वर्मा हैं, नंदलाल बोस हैं और अविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। अविंद्रनाथ टैगोर ये वो जिन्होंने भारत माता की प्रतिमा या चित्र बनाया था। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस और अविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी चित्रकार थे, जबकि जो माइकल मधुसूदन दत्त हैं यह भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं नाट्यकार थे। इनकी रचनाओं में मेघनाथ वध काव्य प्रमुख है। नेक्स्ट आते हैं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें मोहम्मद शाफी नहीं थे, बल्कि सरदार मंगल सिंह थे, M.R. जयकर थे और सर अली इमाम थे। 1918 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सम्मेलन में M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह और सर अली इमाम शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी इरविन के संबंध में सही नहीं है, बताइए। हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्ति सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना ये नहीं था, ये वाला गलत है। सरकार अभी तक जमा नहीं हुए सभी जुर्मानों की माफ़ी
पर सहमति हो गई थी, ये भी सही है। इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किया जाएगा, ये सही है। सरकार ने समुद्री तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को स्वीकृत किया था, ये भी सही है। गांधी इरविन संधि से संबंधित निम्न बातें सही हैं। पहला, इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किया जाएगा। सरकार अभी तक जमा नहीं हुए सभी जुर्मानों को माफ़ी पर सहमति देगी। सरकार ने समुद्री तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के उपयोग के लिए नमक बनाने के अधिकार दिए थे, ये सभी सही हो जाएंगे। जबकि हिंसा के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ये वाला कथन गलत है। नीचे दिए गए कथन और कारण बताने हैं। कथन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्यों को स्वतंत्र दर्जा दिया जाना का विचार पसंद नहीं आया था, तो पहला सही है। ऐसा माना गया है कि उनके स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व से भारत के एक प्रगतिशील राष्ट्र बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्य को स्वतंत्र दर्जा दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया था, यह कथन सही है, जबकि कारण गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था, तो ये था धरसना में। सरोजिनी नायडू ने धरसना नामक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्षता रही हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो जो भारत के संविधान में निर्देशात्मक सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में राष्ट्रीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। विश्व इतिहास संकल्पना विचार और अवधि से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इतिहासकार और उनके इतिहास लेखन की विचार शाखा बताइए। पहले आते हैं आर पामे दत्त। आर पामे दत्त के द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा प्रकट की गई है। नेक्स्ट आते हैं रणजीत गुहा, इनके द्वारा उपाशाही विचारधारा प्रकट की गई है। W. हंटर, इन्होंने साम्राज्यवादी सिद्धांत बताया है। और V.D. बसु के द्वारा राष्ट्रवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। आर पामे दत्त के द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा, रणजीत सिंह गुहा के द्वारा उपशाही विचारधारा, W. हंटर के द्वारा साम्राज्यवादी विचारधारा और B.D. बसु के द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है, तो आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है, इनका नाम है हेडन वाइट। हेडन वाइट एक आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है। हेडन वाइट उत्तर आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है, जबकि जैक लकान, मिशेल फूको और जैक डेरिडा उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक हैं। इतिहास में अनुसंधान से संबंधित प्रश्न। किस स्थान से मानव जीवाश्म के अवशेष 100 स्थानीय पुरापाषाणिक उपकरणों के साथ मिले हैं, तो ये हो जाएगा हथनौरा। 100 स्थानीय पुरापाषाणिक उपकरणों के साथ मिले हैं हथनौरा से। हथनौरा उच्च पुरापाषाणिक स्थल है। इसकी खोज 1987 में हुई थी। इसी स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मानव खोपड़ी की प्राप्ति हुई है, जो कि होमो इरेक्टस समूह से संबंधित है। यहाँ के पशुओं के जीवाश्म के रूप में हाथी की 2 प्रजातियाँ प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, बताइए। यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार परिवहन के लिए पहिए का प्रयोग किया था, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ये गलत है। हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं दक्षिण तुर्कमेनिस्तान में पाई गई हैं, तो ये सही है। हड़प्पा सभ्यता स्थानीय व्यापार में अफगानिस्तान, ईरान, जलाशयी व्यापार में मकरान,
के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहास के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंधु नदी से स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए। तो इनका कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आते हैं टेशियस, उसके बाद है मेगास्थनीज, फिर आते हैं प्लानी और फिर आते हैं टॉलमी। भी सही हो जाएगा। टेशियस ईरानी सम्राट जेरेकस का राजवैद्य था, जिसने सिकंदर के पूर्व में भारतीय समाज का वर्णन किया है। इसने कभी भारत की यात्रा नहीं की थी, इसलिए इसके विवरण कल्पना प्रधान और असत्य हैं। इसका काल 5वीं सदी ईस्वी पूर्व है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त के दरबार में आया। इसने इंडिका की रचना की और 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य पाटलिपुत्र में रहा। प्लानी यूनानी यात्री एवं लेखक था, जिसने ईस्वी का प्रथम शताब्दी ईस्वी में लगभग 77 से 78 में भारत की यात्रा की। इसने ग्रंथ नेचुरल हिस्ट्री में भारत विषयक विवरण दिए हैं। टॉलमी रोमन भूगोलवेत्ता था। इसका काल 2वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इसने ज्योग्राफी की रचना की है। भारत की यात्रा पर आए बिना ही इसने भारत विषयक विवरण प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले लेखक और उनसे संबंधित स्रोत। वाचस्पति, वाचस्पति का संबंध है विवाद चिंतामणि से, विवाद चिंतामणि से संबंधित है वाचस्पति। नेक्स्ट आता है रघुनंदन, रघुनंदन स्मृति तत्व है, मतलब स्मृति में रहते हैं तुम्हारे। कमलाकर भट्ट, कमलाकर भट्ट निर्णय ले रहे हैं, निर्णय सिंधु। मिश्र मिश्र, तो ये हैं वीर मित्रोदय, वीर मित्रोदय हैं। तो वाचस्पति का संबंध है विवाद चिंतामणि से, रघुनंदन का संबंध है स्मृति तत्व से, कमलाकर भट्ट का संबंध है निर्णय सिंधु से और मिश्र का संबंध है वीर मित्रोदय से। नेक्स्ट आते हैं जैक्स डेरिडा की विनिर्माण की पद्धति का मेथड ऑफ डिकंस्ट्रक्शंस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्रस्तुत किया गया है ऑफ ग्रामेटोलॉजी में, किसमें ऑफ ग्रामेटोलॉजी में प्रस्तुत किए गए हैं। जैक्स डेरिडा के विनिर्माण की पद्धति का सिद्धांत मुख्य रूप से ऑफ ग्रामेटोलॉजी में प्रस्तुत किया गया है। इतिहास लेखन के संदर्भ में डी कोसाम्बी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, बताइए। डी कोसाम्बी से संबंधित वक्तव्य कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इनका लेखन एक पद्धति को प्रतिबिंबित करता है जो कि समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, पुरातत्व के साथ ऐतिहासिक अन्वेषण को जोड़ता है, तो ये सही हो जाएगा। इन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म भ्रामक काल विभाजन को स्वीकार किया है, तो ये गलत हो जाएगा। इन्होंने राजवंशी तालिका और विजयों के अभिलेखों को अस्वीकार किया है, सही है। यह उत्पादन की पद्धति एवं सामाजिक संगठन के प्रकारों में अधिक रुचि लेता था, तो ये भी सही है। इतिहास लेखन के संदर्भ में डी कोसाम्बी से संबंधित वक्तव्य हैं। यह उत्पादन की पद्धति सामाजिक संगठनों के प्रकारों में विशेष रुचि लेते थे। इन्होंने राजवंशी तालिका विजयों के अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया है। इनका लेखन एक पद्धति को प्रतिबिंबित करता है जो कि समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, पुरातत्व के साथ साथ ऐतिहासिक अन्वेषण को जोड़ता है, जबकि यह कथन कि इन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म एवं भ्रामक काल को स्वीकार किया है, वक्तव्य सही नहीं है। इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।